नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिंकी कुशवाहा। हमारे इस यूट्यूब मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूर्ण होने पर। हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर अमित जी। मिस्टर अमित जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम देखेंगे कि 75 साल पूर्ण होने पर हमारे बहुत सारे सवाल जवाब अमित से होंगे, जो कि हम आपको अवगत कराएंगे। उसके पहले हम आप सभी को अपनी इस मंच के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को भारतीय देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो अमित जी, हमारे दोबारा पुनः आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद बिल्कुल। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है। अमित जी से उम्मीद करते हैं कि सवाल का हमारे जवाब बहुत तरीके से और तहजीब से देंगे। बिल्कुल। गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? अमित जी, इसको बताने का प्रयास करेंगे हमारे दोस्तों को कि गण क्या है और लोक क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। जी धन्यवाद इस सवाल के लिए। हमें बहुत ऐसा लगेगा कि ये विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने आज रखा है, और इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद कि ये विषय आपने रखा है इस मंच पर कि भारतीय गणतंत्र के 75 साल जब पूरे हो रहे हैं। हम लोग 26 जनवरी 2025 से एक नए वर्ष 76वें साल में प्रवेश करेंगे, और उस टाइम पर हम लोग गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी मंच के बहुत सारे वीडियोज में लोगों ने हमको लिखा कि आप ये बताने का प्रयास करें कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में एक शब्द जो आता है उसको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द में अगर देखें तो गण एक जगह आता है और एक में लोक आता है। लोक से एक लोक जगत की भी बात सामने आती है, और लोक का मतलब लोग भी होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल आपने उठाया बहुत ही बेसिक देखने में लगता है, लेकिन जब आपको इसके मतलब को समझती हैं तो ये बड़ा ही जरूरी है ये समझना कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। इस चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दर्शक भी इससे लाभान्वित होंगे और समझेंगे इस चीज को। तो 26 जनवरी 1950 को जब पूरा संविधान लागू हुआ, उस दिन को संविधान सभा ने तय किया कि उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। जो पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो इसका डेफिनेशन है कि जब लोग ये गणतंत्र हम कहते हैं तो एक ऐसे कहिए कि औपचारिक व्यवस्था के बारे में, कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि किसी देश का, किसी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जब उसको चुना जाता है तो अगर उसका चुनाव लोगों के पार्टिसिपेशन से होता है, लोगों की भागीदारी से होता है, मतलब जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे भारत में भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ स्टेट उसको इंग्लिश में कहते हैं। जबकि सरकार का अध्यक्ष जो होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो किसी राष्ट्र का अगर राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षा भी कह सकते हैं या राष्ट्रपति कह सकते हैं, उसका चुनाव अगर लोगों के द्वारा हो रहा है, मतलब वो किसी वंश से नहीं आ रहा है, किसी परिवार से नहीं आ रहा है। जैसे ब्रिटेन का एक एग्जांपल लीजिए, वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जो वहां के राजा और रानी का वंश रहा है उसी वंश से आता है। लेकिन भारत में भारत के राष्ट्राध्यक्ष का यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और जब कोई राष्ट्र का अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया से चुन करके ऑफिस में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र। लोगों के द्वारा चुना गया राष्ट्र अध्यक्ष या हेड ऑफ द स्टेट या राष्ट्रपति, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। ये गणतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसको फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, प्रथम नागरिक कहते हैं उसको, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, लोग डायरेक्ट नहीं शामिल होते हैं। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, जो विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के हैं
और जो लोकसभा के वही केवल शामिल होते हैं। तो क्या पता चला कि गणराज्य उसको कहते हैं जिस गण के प्रधान को वहां के लोगों ने चुना है, इसी से इसको गणराज्य कहते हैं। और गणराज्य जैसे ही भारत घोषित हुआ, इसका मतलब ये था कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भारत के लोगों का प्रतिनिधि है, वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये है गणराज्य, ये है रिपब्लिक। और इसीलिए कहते हैं कि हम रिपब्लिक हैं। हमारे के यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव होकर के आता है, मतलब लोग उसको चुनते हैं। निश्चित तौर पर उस पर आप सवाल खड़ा कर सकती हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या लोगों से सलाह लेकर के उसका चुनाव करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अलग विषय है जिसमें अलग चर्चा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे। अब आते हैं लोकतंत्र पर। लोकतंत्र उससे, जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो डेमोक्रेसी रिपब्लिक से एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है, वो केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं है। और अब्राहम लिंकन के शब्दों में जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं तो डेमोक्रेसी को कहते हैं कि यह जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये एक शासन की व्यवस्था है। ये केवल राष्ट्रपति तक या राष्ट्र के अध्यक्ष तक या जो राष्ट्राध्यक्ष है वहां तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे जनमानस को अपने आप में शामिल कर लेता है उस राष्ट्र के। तो क्या हुआ? लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। तो ये पूरे शासन व्यवस्था की बात करता है, ये पूरे संवैधानिक व्यवस्था की बात करता है। पूरे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों में जाने से पहले आप सबसे ऊपर उठा के देखिए, आपके संविधान की शुरुआत प्रियम्बल से होती है, प्रस्तावना से होती है, उद्देशिका से होती है, और उसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब इस पूरे संवैधानिक व्यवस्था में, इस व्यवस्था में सबसे मूल अगर कोई है तो वो है लोग, लोग, यहाँ के लोग। और वही तय करते हैं कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा, यहाँ की सरकार कौन होगी। मतलब उनका शासन है और उनके द्वारा, मतलब यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी उसी के द्वारा चुना जाएगा, सरकार का मुखिया भी उसी के द्वारा चुना जाएगा, विधानसभा के सदस्य भी उन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे। इवन जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वो उनका भी चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? जनता के द्वारा। ठीक है। और इसके बाद किसके लिए ये पूरा तंत्र बना है? ये तंत्र लोगों के लिए बना है। तो इन सारे के केंद्र में लोग हैं, ये ध्यान देना है। और लोकतंत्र जब हम कहते हैं तो ये रिपब्लिक से बहुत बड़ा व्यापक दायरा एक बताता है और वो एक पूरी व्यवस्था को इंडिकेट करता है। ये मूल अंतर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि लोकतंत्र और गणतंत्र को विरोधाभासी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक व्यवस्था क्रिएट करते हैं जिसको हम लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जिसकी मूल संरचना आपके संविधान में दी गई है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र को एकदम ऐसे विरोधी खड़ा कर देंगे। नहीं, दोनों में गण या लोक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और दोनों के केंद्र में लोग हैं। एक गणतंत्र में लोग चुनाव के द्वारा किसी को चुन रहे हैं और एक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों के शासन का रिफ्लेक्शन है। ये तंत्र जो है ना वो लोगों के केंद्र में है, लोगों के तरफ केंद्रित है और लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं, वही उसके केंद्र बिंदु हैं, उसके आप कहें कि इसेंस हैं। तो इसी रूप में हमें लोकतंत्र को और गणतंत्र को समझना चाहिए और जो मूलभूत अंतर है उसको भी हमने बताने का प्रयास किया। एक चीज और मैं बताऊंगा कि जब हम लोकतंत्र कहते हैं तो उसको चुनाव प्रक्रिया से भी हम जोड़ते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया मतलब जैसे जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप समझिए कि यहाँ पर जो सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार का मुखिया होता है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है 5 सालों पे और जनता उसमें भाग लेती है। जनता तय करती है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा और यह एक तरह से सोशल कंट्रैक्ट का जो थ्योरी है उसकी तरफ इशारा करता है। यहाँ के लोग बताएंगे कि भाई तुम हम पे शासन करोगे कि तुम नहीं करोगे, ये उन्हें तय करना। और इसीलिए कहते हैं कि इस देश में संविधान और जनता, और संविधान से भी ऊपर अगर हम कहें कि यहाँ सार्वभौम कौन है, सॉवरेन कौन है, तो संविधान है। और संविधान से ऊपर भी जनता है। तो जनता
की सार्वभौमिकता है यहाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है। इस रूप में इसको समझने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि अमित जी ने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया कि गण क्या है, तंत्र क्या है, गण क्या है और लोक क्या है। तो आप लोग इसको सुनेंगे तो शायद है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे आप रूबरू हो पाएंगे। तो अगला सवाल ले लेते हैं अमित जी आपसे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में लोक या गण कहाँ खड़ा है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप मुझे बताने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर यह भी सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जो हमने शुरू के सवाल में जवाब दिया था तो बोला था कि वो चीज़ें जो आलोचनात्मक हैं उसको बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और देखिए वो सवाल आ ही गया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो लगभग आप कहें कि सैद्धांतिक बातें हम कर रहे थे, संवैधानिक बातें कर रहे थे, जो एक आदर्श के रूप में हमारे संविधान में और सिद्धांतों में बताया जाता है कि लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। गणतंत्र क्या है, गणतंत्र में भाई लोग अपने राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, हेड ऑफ स्टेट का चुनाव करते हैं। ये दूसरा सवाल जो है वो उस बारीकी की तरफ ले जाता है जो असल में जो राजनीति है वो राजनीति के द्वारा तय हो रहा है, या राजनीति के जो व्यवहार और विचार है वहां से तय हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि सिद्धांत अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है, और अब ये सवाल व्यवहारिकता के ऊपर है कि गणतंत्र और लोकतंत्र में लोग कहां खड़े हैं। तो पूरी व्यवस्था आपकी क्या कहती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत का संविधान वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहता है। गणतंत्र में राष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव या हेड ऑफ स्टेट का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। अब उस सवाल को उठा करके देखिए कि पूरी बातें ये कही जा रही हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब लोगों की बात आप करते हैं कि संविधान में लोगों के कल्याण का पूरा फिलॉसफी दिया गया है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में लोगों का क्या अधिकार है, क्या ड्यूटी है, क्या राज्य को निर्देशन दिया गया है, कैसे काम करेगा, वो पूरा स्ट्रक्चर वो बताता है। अब इसके साथ साथ आपके संविधान में प्रियम्बल भी है। प्रियम्बल उद्देशिका मतलब संविधान की उद्देशिका, मतलब देश की उद्देशिका, मतलब लोगों की उद्देशिका, उनका उद्देश्य। अब ये सवाल उससे जुड़ा है कि क्या हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था जिस लोग की बार बार बात करता है, लोगों के अधिकारों, लोगों की समानता, लोगों का न्याय, लोगों का रोजगार, लोगों का अधिकार, क्या देने में सफल रहा है या नहीं रहा, ये वहां तक जाता है। और इस लोग में कौन लोग शामिल हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं। बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, अब रिपोर्ट्स को डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक रिपोर्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ऑक्सफैम रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस देश के वेल्थ पर 10% जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जिनको हम कह सकते हैं, उनका 40% संसाधनों पर कब्जा है, और यहाँ के 90% जो लोग हैं उनका महज 22 और 23% संसाधनों पर कब्जा है। अब सवाल ये उठता है कि इस लोकतंत्र में, और डेटा ये बताता है कि जब चुनाव होता है इस देश में तो सबसे अधिक गरीब और मजलूम शामिल होते हैं वोट देने में, महिलाएं शामिल होती हैं वोट देने में। लेकिन जब पॉलिसीज बनते हैं, संसाधनों का वो होता है, तो सबसे अधिक फायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही मिलता है। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में लोग केंद्र में है, लेकिन संसाधन का बंटवारा जब होता है चुनाव के बाद, तो सबसे अधिक उनको मिलता है जो कभी वोट ही देने नहीं गए। बिल्कुल सही। अब कहने का मतलब ये जो अंतर विरोध है, इस अंतर विरोध को आप कैसे वो करेंगे कि लोगों से वोट लिया जाता है, वोट लेकर के 5 साल आप सत्ता में रहते हैं, लेकिन 5 साल में उनके पास कभी आप जाते तक नहीं। ठीक है, जब आपको सत्ता मिल जाती है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े रीच जो होते हैं, उससे आप ऑफिस में बैठ करके बातें करते हैं, लेकिन जनता के लिए लंबा प्रोटोकॉल रहता है, वो आपसे मिल ही नहीं सकती। किस लोकतंत्र की बात भाई? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पार्टी आधारित होता है, विचारधारा आधारित होता है। उस चुनाव में भाग लेने वाले लोग क्या जनता से कभी कंसल्ट करते हैं कि हम इनको राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं? फिर लोग कहाँ है? लोग कहाँ है? बिल्कुल, लोग कहाँ है? फिर उसके बाद लोकतंत्र की भी हम बात करें, 5 साल के बाद चुनाव होगा, 5 साल चुनाव में आपके भेजने के बाद कभी एमएलए एमपी दर्शन तक जनता को नहीं देता है, और प्रोटोकॉल तो ऐसे लगा रहता है जैसे उससे पहुंचने से पहले भगवान के दर्शन होने हैं।
अगर लोकतंत्र यही है तो मजा लीजिए लोकतंत्र का। तो फिर जनता है कहाँ? असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोड की स्थिति देख लीजिए, निर्धनता की स्थिति देख लीजिए, अन्याय का स्थिति देख लीजिए। इस देश में एक न्यायपालिका भी है और यही न्यायपालिका है जो हमेशा बोलती है और जजमेंट भी दे रखी है कि आरक्षण लागू होना चाहिए, आरक्षण को उसने वैलिड भी बताया। लेकिन ये सोचिए, और ये संविधान की व्यवस्था है ना, आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 15 और 16 में जो व्यवस्था है वो संविधान की व्यवस्था। लेकिन इस देश में हर जगह आरक्षण रहेगा लेकिन न्यायपालिका में नहीं रहेगा। आप उम्मीद करिए कि संविधान का शासन हम कहते हैं, संविधान के शासन की व्यवस्था में न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, जबकि वो सारे सरकार से फायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मूल सवाल ये है कि ये लोकतंत्र और गणतंत्र के खतरे की तरफ इशारा है कि आने वाले समय में अगर आप लोगों को केंद्र में रख करके पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद उनके वोट से चुनाव जीतिए लेकिन काम करिए कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए, तो आने वाले समय में अगर वो विद्रोह करते हैं, आपके खिलाफ जाते हैं, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके जिम्मेवार वही होंगे जो अभी सत्ता में है। और सत्ता में ध्यान रखिए कि 3 ही लोगों का बोलबाला है और वो लोक को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो कौन कौन है? राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स और कॉरपोरेट्स। ये 3 लोग जो हैं आज सत्ता के धुरी हैं, और ये सत्ता के धुरी हैं लेकिन ये मुट्ठी भर हैं, ये मुट्ठी भर हैं, ये पूरी जनता नहीं है, पूरी लोक नहीं है। अगर इस तरह की पॉलिसी चल रही है तो आने वाले समय में ये खतरे की घंटी है कि जनता अगर समझने लगी तो रोड पर निकाल करके आपसे बदला लेगी और पूछेगी कि आप कहाँ हैं, इधर आइए। लोग अभी जागरूक नहीं हुए, लोग अभी नहीं पूछ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है उनके लिए जो इस तरह की व्यवस्था बना रखे हैं। संविधान का नाम लीजिए, संविधान का गीत गाइए, संविधान ले करके पूरा कसम खाइए, लेकिन जब बात आती है पॉलिसी बनाने की तो आप किनके लिए बनाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमको लगता है कि लोक जो है, आज के लोकतंत्र में लोक गायब हैं, गणतंत्र में गण गायब है। और अगर ये गायब है तो ये खतरे की तरफ इशारा है। समझने की जरूरत है और संविधान के अनुरूप काम करने की जरूरत है। नहीं तो अगर लोग और गण अगर आप पे गुस्सा में आ गए ना तो फिर सत्ता बचाना मुश्किल होगा। तो दर्शकों, आपको अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए कि आप वोट किसको कर रहे हैं, और एक ऐसा नेता चुनिए जो सच में नेता बनने लायक हो, जो अच्छा नेतृत्व कर सके। नेता का मतलब ही क्या होता है? जो हमारे देश का अच्छा नेतृत्व कर सके। तो आप सरल नेता चुनिए। कम से कम अगर आपको किसी नेता से मिलना हो तो कम से कम आप उस प्रोटोकॉल के दायरे में तो ना आए। यहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि हमने जिस नेता को चुना है हम उससे मिल कैसे पाएंगे, उससे मिलने की प्रक्रिया क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है और आप झंडा लेके घूमते रहते हैं कि हमारा नेता। तो कम से कम आप जिनको वोट कर रहे हैं तो उनसे आप मिलिए, अपने उस ऐसे नेता को चुनिए जिससे आप सहज रूप से मिल सकें और अपने उन सारे अधिकारों को समझ सकें। तो मैं अगला सवाल अमित जी से मैं लेती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी के तरीके से अपने हमारे प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया है, तो आप लोग समझ भी पाए होंगे। तो मैं अगला सवाल अमित जी से लेती हूँ। अगला सवाल अमित जी हमारा आपसे ये है कि क्या भारतीय गणतंत्र भारत के संविधान में दिए गए उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है? इसको आप कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। धन्यवाद डॉक्टर रिंकी ये सवाल उठाने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को 2 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होने के बाद या आज़ादी मिलने के बाद हमने कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। बिल्कुल हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है। जैसे 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, संविधान बनता है, तो संविधान के उद्देश्य दिए हुए हैं आपके उद्देशिका में, प्रियम्बल में। संविधान में पूरा दिया हुआ है फंडामेंटल राइट के रूप में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में और साथ साथ डायरेक्टिव मतलब नीति निर्देशक तत्व के रूप में कि भारत का क्या लक्ष्य है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है, हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं, लोगों को अधिकार भी मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि अभी बहुत सारे मामलों में हम पीछे हैं, बिल्कुल। बहुत सारे मुद्दों पर हम पीछे हैं। कितने कंट्री कहां तक आगे बढ़ गए, लेकिन हम अभी भी उस पर फेल हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ विकास किया है तो कुछ चीजें पीछे नहीं छूटी हैं। जैसे असमानता का एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, इनकम इनक्वालिटी या वेल्थ इनक्वालिटी का आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। कुछ लोग इस देश में बहुत ज्यादा प्रगति किए हैं, उनके पास वेल्थ जमा हुआ है, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी हैं। आप कहें कि देश के विकास में भी उनका योगदान है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान नहीं है, निजी क्षेत्र का योगदान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का इनकम तो खूब बढ़ा, लेकिन कुछ लोगों का इनकम बहुत पीछे चला गया। मतलब यहाँ पर एक रिलेटिव कंपैरिजन अगर हम करें कि भाई ठीक है, इनकम तो सबका बढ़ रहा है, लेकिन किसका इनकम सबसे अधिक बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपका इनकम एक महीना में 150% बढ़े और हमारा केवल 1% बढ़े, तो आप तो यही कहेंगे ना कि आपका भी तो इनकम बढ़ा है। बट सवाल यह है कि परसेंटेज किसका ज्यादा बढ़ा इनकम का। तो लोगों की गरीबी भी कम हुई है, निर्धनता भी कम हुई है, लेकिन बहुत सारी मुद्दों पर, बहुत सारे पैरामीटर पर आप देखेंगे कि जिनका इनकम ज्यादा बढ़ना चाहिए था उनका नहीं बढ़ा है। गरीबों का इनकम बहुत कम बढ़ा है, जबकि अमीरों का इनकम 100%, 1000%, 1500% तक बढ़ा है। इस गैप को हम नहीं पाट पाए हैं। और हम क्या बात करते हैं? समानता का। भारतीय संविधान क्या बात करता है? राइट टू इक्वलिटी का। लेकिन क्या इक्वलिटी सही मायने में हमने अचीव किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस गणतंत्र के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, कि हम कहां खड़े हैं। जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अरे कुछ लोग अगर गरीब भी रह जाएं, निर्धनता भी बढ़ जाए, असमानता भी बढ़ जाए, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार को केवल उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे सोच के भी लोग हैं। इसके साथ साथ देखिए, दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमेशा से निग्लेक्टेड रहा आपके देश में। शिक्षा फ्री नहीं किया गया, हेल्थ फ्री नहीं किया गया। जो विकसित देश हैं आज, जिनको हम विकसित देश कहते हैं, उन देशों में शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री रहा है, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको स्वास्थ्य और शिक्षा पर न खर्चा करना पड़े, तो एक बेहतर एम्प्लॉय पैदा होगा। और ये देश कर नहीं पाया। और आज भी किसी के पास ये सोच नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि सबसे बेसिक जरूरत है, उसको फ्री कर दें। और अगर ये नहीं होता है तो हमको नहीं लगता कि भारत एक विकसित राष्ट्र, जिस तरह से अमेरिका और चाइना की बराबरी करने का प्रयास कर रहा है, वो हो पाएगा। ये एक सच्चाई। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये अशोका मोदी का एक किताब है, इंडिया इज ब्रोकन। उन्होंने ये किताब लिखा है कि क्यों भारत आज विकासशील देशों के होड़ में है, क्यों वो विकसित नहीं हो पाया। चाइना और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं या अमेरिका है, वो क्यों विकसित हो पाए। इसका कारण उन्होंने बताया है कि आजादी के बाद से हम समाजवाद की तो बात की है, लेकिन कभी भी हमने प्राथमिक शिक्षा पे फोकस नहीं किया, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। हम क्या करते थे? आईआईटी बना रहे हैं, बड़े पुल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। अरे भैया, उसमें पढ़ने वाले लोग कौन थे? जो शिक्षित होंगे वही पढ़ेंगे ना। तो जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग थे, उनको प्राइमरी ही एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो आईआईटी और आईआईएम में क्या करने जाएंगे? और ये चीज कभी भी आपके नेताओं ने एड्रेस नहीं किया, जिसके कारण और आज भी वो परिस्थिति बरकरार है। तो हमें इस गणतंत्र पे पूछना चाहिए कि भाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना और वो नहीं मिल पा रहा। तीसरा उदाहरण आपको बताएं कि हमें क्यों पूछना चाहिए ये सवाल कि हम कहां खड़े हैं। हम उद्देशिका में तो लिखे हैं ना कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, या उद्देशिका की नहीं भी बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में तो लिखे हैं ना कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण का आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, तो हम विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमी 8% जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गए हैं? दिल्ली जैसे शहरों में जब आप बाहर निकलती हैं तो आप जहर ले रही होती हैं ऑक्सीजन के नाम पर। इस पर किसी का ध्यान है क्या? और अगर नहीं ध्यान है तो हम कहां खड़े हैं?
हमने बहुत कुछ किया है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो नुकसान हम देख रहे हैं अभी गर्मी के समय में, जिस तरह से दिल्ली गर्म थी, जिस तरह से मतलब आप हीट आइलैंड बन चुके थे, क्या ये भी उद्देशिका और संविधान और गणतंत्र दिवस पे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? हमारे हेल्थ की क्या स्थिति है, ये पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो इस 75 साल के उम्र में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। हमारे जैसा व्यक्ति पूछेगा कि ठीक है आपने विकास बहुत किया है सर, लेकिन उस विकास का क्वालिटी क्या है? हम जहाँ खड़े थे जब भारत आज़ाद हुआ था, जहाँ खड़े थे आज भी हम वहीं पे खड़े हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको लगता है कि कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है जिससे हमको लगे कि इस पे हमें काम करने की जरूरत नहीं? नहीं, परिवर्तन जरूर हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं, आप निश्चित तौर पे बहुत सारे बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ी हैं। आपका व्यक्तिगत भी उसमें हो रहा है और सरकार का भी हो रहा है। जैसे हम हैं, हमको नेट जीआरएफ मिला तब हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर शायद शिक्षा हमको नहीं मिलती तो हम यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन वो शिक्षा अगर फ्री रहती तो शायद हम यहाँ से और ऊपर होते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इतना प्रयास व्यक्तिगत प्रयास के बाद हमने किया, और जो जिसका व्यक्तिगत प्रयास का कोई लेवल है ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है, अगर उसको सरकार ये फ्री में शिक्षा दी होती तो शायद सारे बच्चे ड्यू और जेएनयू में पढ़ पाते ना। हम ये कहना चाहते हैं हमारे एक के आ जाने से पूरे समाज का और पूरे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ये देश बड़ा है, सबको आपको आगे बढ़ाना होगा। अगर कोई पीछे रह जाता है और उसको छोड़ के आप चाहे कि भारत हम विकसित बना लें तो ये असंभव है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं। तो हम कहने से तात्पर्य ही हमारा यही था कि सिर्फ हम नहीं, ये पूरे देश के लोग, भारतवासी जितने हमारे हैं वो सब कहाँ खड़े हैं। हम में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे देश के पूरे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हम तो गिरते पड़ते कैसे भी करके फैमिली के सपोर्ट से, जिस तरह से भी हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को आप तक पहुँचा पा रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि आपका भी कुछ ऐसा सवाल जवाब हो जो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर हमारे कमेंट पर आप हमें बताएंगे, ताकि हम कुछ एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा आप ही के बात के साथ, कि देखिए हम लोग यहाँ आए, हम लोग अपना संघर्ष किए, हमारे जैसे बहुत अमित और आपके जैसे बहुत रिंकी इस वेट में रही होंगी कि कहीं से सरकार या समाज या कोई उसको शिक्षा फ्री करके दे दे, वो पढ़ना चाहती है। कितने लोग ड्रॉप आउट इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। हम तो फॉर्चुनेट मानेंगे ना इस बात के लिए कि हमारे माता पिता ने कितना भी किया और उससे हम ऊपर उठ गए। लेकिन आपके जैसे कितनी रिंकी और कितने अमित आज भी ये वेट कर रहे होंगे कि हमको सरकार हेल्प कर दे और हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन सरकार नहीं खड़ी है। सरकार सारे चीज़ों को अगर निजीकरण कर रही है तो वो उनका वेट ही रह जाएगा। और कैसे हम कहें कि हम उस उद्देश्य को पूरा करेंगे जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था। अगर उसको पूरा करना है तो हमें सबको साथ लेके चलना होगा, और तब हम एक मुकम्मल भारतीय राष्ट्र बना पाएंगे, विकसित बना पाएंगे, और ये कह पाएंगे कि हम जो हैं सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम मतलब कौन सा भारत, श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। ये तब होगा जब सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा जवाब है आपके सवालों का। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका मेरे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इस सभी प्रश्नों को बहुत बारीकी से आपने बताया, तो उन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो मैं पुनः आपका अपने इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करके आप हमको ज़रूर से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपसे। जय हिंद, जय भारत।